दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर हीरालाल जी, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। तमाम ज़िलों में वो डीएम के पद पे कार्यरत रहे। उनकी जो शिक्षा थी वो गांव से शुरू हुई और जब वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ज़िलों में पहुँचे तो उन्होंने अपने सपनों को साकार करते हुए उन गाँव को एक मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया। इसके बाद जो उनके कामों को देखते हुए उनके ऊपर एक किताब लिखी गई, डायनेमिक डीएम। आप ये देख सकते हैं, अभी हिंदी भाषा में है और ये कई और भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है। इसकी जो लेखिका हैं वो कुमुद शर्मा जी हैं और ये अमेजॉन और बाकी तमाम जगहों पर पढ़ने के लिए उपलब्ध है। मैंने इस किताब को पढ़ा तो देखा कि डॉक्टर साहब ने कितना मेहनत से काम किया और मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपने बचपन में गांव में देखा होगा उसको सुधारने का प्रयास किया। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे उनके बचपन से, कैसे शुरू हुआ उनका बचपन, क्या क्या उन्होंने उस समय गांव में देखा, गांव कब कैसे थे उस समय और आज क्या बदलाव हुआ है, और गांव के विकास की जो अवधारणा गांधी से और मोदी तक है वो क्या है और कहाँ पर अभी तक पहुँची है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने हमें समय दिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका भी। नमस्कार। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आप के बारे में सारे लोग ये तो जानते हैं कि आप डायनेमिक डीएम के रूप में मशहूर हैं। आपका बचपन कैसा था? देखिए, मेरा बचपन, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा साँव घाट ब्लॉक में एक गांव बागड़ी है। तो बचपन में मैंने वो सारी दुश्वारियाँ देखी हैं, जितनी भी दुश्वारी एक गांव में हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, मैंने सब देखी है। गरीबी को एहसास किया है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी से तो हमने नहीं देखा है, कुछ तो एहसास किया है, कुछ बड़े नज़दीक से बचपने में देखा है। जैसे मेरे गांव में एक मुसलमान परिवार था और उसके 4-5 बच्चे थे। तो वो दिन में इधर उधर जो मजदूरी करते थे तो शाम को वो जो मिलता था वही से खाते थे। मैंने इस चीज़ को भी देखा। बड़ा मुझे, जब मैं आज याद करता हूँ उस चीज़ को, अपने गांव के उस जिसको मैंने बचपन में देखा, तो मेरे अंदर एक बड़ा सिहरन सी आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा जब बचपना था 1967 में मेरी पैदाइश है, तो उस समय का गांव वास्तव में जो कहते हैं समस्याओं का भरमार थी और समस्याएं ही समस्याएं थी। ना कोई कुछ बताने वाला था, बिजली नहीं थी, ये जो कूलर, एसी, रोड, ये कुछ नहीं थे। गांव से जो हमारा रोड जाता था वो मिट्टी का बना था। बरसात में ऐसा होता था, जब उस रोड में जाते थे तो पानी बरसता था तो मिट्टी फूल जाती थी, तो चप्पल उसमें धंस जाते थे। फिर हम लोग उसको चप्पल निकालते थे, उसमें कनई जिसको बोलते हैं, मिट्टी को कनई गांव बोलते हैं, वो लगा रहता था, हाथ में लेके जा करके मतलब सबसे पहले तो चप्पल को साफ करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मिट्टी छूटती नहीं थी। हाँ, मिट्टी छूटती नहीं थी। और ये मतलब आप ये समझिए कि अगर बरसात हो गया तो अगले 2 दिन तक वो मिट्टी इतनी गीली रहती थी कि आदमी घर से नहीं निकलता था कि वो चलने लायक नहीं है। वो मुसीबत मैंने देखी अपने बचपने में। तो स्कूल भी आपका वहीं से शुरू हुआ, गाँव से ही? यस। जो गाँव का प्राइमरी स्कूल? नहीं, वो जो प्राइमरी स्कूल था वो मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, प्राइमरी पाठशाला सिहारी। तो हम लोग प्राइमरी पाठशाला सिहारी में करीब 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाते थे, 5-6 किलो का बस्ता रहता था। टाट पट्टी नहीं मिलती थी तो बोरा लेके जाते थे। सुबह पहले सारे बच्चे सफाई करते थे एक लाइन में लग के, और फिर अपने बोरे पे टाट पट्टी बैठ के पढ़ते थे और फिर शाम को आ जाते थे। लेकिन जब मैं उसको आज के तुलना में करता हूँ तो होता क्या था कि गांव के 8-10 बच्चे एक झुंड में चलते थे, फिर अगले गांव के बच्चे मिल गए, तो एक पूरा जैसे समूह चलता था। जब उसको याद करो तो बड़ा अच्छा फीलिंग आता। आज तो समूह नहीं है ना भाई। आज अगर एक बस में भी बच्चा जाता है, अब तो सब बच्चा पैदल जाता नहीं, बस में जाता है, वाहन में, गाड़ी, स्कूल के वाहन में। तो क्या अगर वो बच्चे बस में भी जाते हैं तो वो जो सामाजिक, जो आपस में तालमेल, सौहार्द, वो बस में नहीं दिखता। ये हमने लूज किया। वो विकास के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें छूटती जाती हैं और विकास की जो हमारी अवधारणा है वो भी हमें लगता है कि समाज को साथ लेके नहीं चल पाई। हाँ, मैं स्कूल वाली एक बात और याद आ गई कि स्कूल जो है हमारा जहाँ बना था उसके चारों तरफ गड्ढे थे, मतलब वो खंती थी। तो वो होता क्या था कि वो बरसात में खंती भर जाती थी। अब
आप रोड से स्कूल में जाओगे तो बीच में वो पानी भरा रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, बस्ते को सर पे रख लेते थे और जो है पैजामा जो पहनते हैं नहीं निकाल लेते थे। तो अंडरवियर में क्रॉस करते थे। उसका अपना एक, हम तो अब जो याद करते हैं तो बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, एक मजा, मतलब उसको वी ड्राइव एंजॉयमेंट बाय रिमेम्बरिंग दैट सिचुएशन एंड दैट थिंग। फिर वहाँ से प्राइमरी स्कूल के बाद आपकी शिक्षा आगे? उसके बाद मैं वहीं बगल में जूनियर किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर था, वहाँ मैं गया 6 से 8 तक पढ़ा। अब हमारी सफ़र पैदल यात्रा 2 किलोमीटर और बढ़ गई, तो मतलब पर डे 4 किलोमीटर आना जाना। लेकिन मैं अब याद करता हूँ कि वो 4 किलोमीटर हम पैदल जाते थे तो हमें फील क्यों नहीं होता था। उसके पीछे कारण ये था कि जैसे हम बागडी से चले तो आगे सिहारी के लोग मिल गए, फिर और गांव के, तो धीरे धीरे वो जो ग्रुप था आने जाने का बढ़ता जाता था। तो आप समझिए कि 15-20 के झुंड में हम लोग जाते थे और 15-20 के झुंड में आते थे। तो ग्रुप में कोई काम करो तो वो फील नहीं होता। तो फिर वहाँ कक्षा 8 तक वहाँ पढ़े। उसके बाद एक कक्षा 8 में एकीकृत छात्रवृत्ति का एग्जाम होता है। बताया गया, मैंने उसमें एग्जाम में इम्तहान दिया और ब्लॉक से एक लड़के का सिलेक्शन होता था मेरिट के आधार, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। तो फिर GIC बस्ती में साइंस से मेरा एडमिशन हो गया। मुझे 100 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था, हॉस्टल मिलता था, एडमिशन हो गया। और मैंने GIC बस्ती में 9 से 12 तक हॉस्टल में रह के पढ़ाई की। फिर ग्रेजुएशन के लिए? फिर वहाँ जब 9 से पढ़ाई शुरू की तो डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वहाँ भी उथल पुथल चला। मेरे फादर मुझे 9 में जब मैं आया तो मुझे ये बताने लगे कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, ये सबसे अच्छी सेवा है। वो मेरे दिमाग में इस भावना को भरने लगे। ये उनका सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में PCS IAS बनूँ। और चूँकि उनको जानकारी थी कि इस सेवा में सेवा का भाव अच्छा होता है, ये चीज़ें होती। जो बचपने में मैंने जो संकट देखा है वो मुझे याद, मतलब उसी समय जब मैं तैयारी करता था तो लगता था कि जब होऊंगा तो ये किसी को कष्ट नहीं करने दूंगा। फिर इंटर में क्या हुआ कि मैं, एक दूधनाथ यादव थे उनकी 1st रैंक, एक राजेश दुबे जी थे उनका 2nd रैंक, मेरा 3rd रैंक रहता था। उन दोनों का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ। फिर मैं चला गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एडमिशन लिया और वही कृष्णा कोचिंग थी, ज्वाइन कर लिया। मेरा सिलेक्शन ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि 2 का हो गया, मेरा नहीं हुआ। हम भी सपना बहुत पाले थे मेरा भी हो जाए। फिर उसी साल मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने BSc छोड़ दिया था। थोड़े दिन बाद BSc, दोनों हमने सोचा दोनों के साथ न्याय नहीं होगा, BSc को ड्रॉप कर दिया और किसी को नहीं बताया, घर और वालों को, एक तरफा रिस्क लिया। और मेरा फिर वहाँ से सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग में और मैं चला गया फिर वहीं पंतनगर में GB पंत यूनिवर्सिटी से B.Tech किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, जहाँ दूधनाथ पहले एडमिशन थे, हाँ वहीं वो, चूँकि उनका पहले साल हो गया, अब वो 1 साल सीनियर, मैं 1 साल जूनियर हो गया था। तो B.Tech किया। उसके बाद फिर B.Tech के दौरान फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दिया। अच्छा। कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं छानबीन करना, पता करना करके, और जैसे उस समय क्या प्रयोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, इस तरह की मैगजीन को जो उस समय कंपटीशन की किताबें, हाँ किताबें थी, उनका पता करना, पढ़ना शुरू किया। जब B.Tech कर रहा था तो उसी दौरान हमने गेट का इम्तहान दिया, जिससे M.Tech में एडमिशन होता। क्योंकि माहौल ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, ये डिसाइडेड था। तो मैं फिर 1 साल चला गया दिल्ली मुखर्जी नगर में, किराए के मकान में रहता था और वहाँ कोचिंग वोचिंग नहीं ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ की, हाँ वहाँ माहौल अच्छा है, वहाँ पूरे देश के लोग आते हैं, तैयारी करने का एक माहौल है। फिर मैं वहाँ 1 साल रहा। वहीं से इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मैं अपीयर हुआ। और फिर 1 साल रहने के बाद ये हुआ कि अब मुझे जो माहौल या जो जानकारी चाहिए थी मोटी मोटी हो गई है। फिर मैं गेट के थ्रू ITBHU में जो गेट एग्जाम दिया था उसके थ्रू मैंने ITBHU में M.Tech में एडमिशन लिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा। और मैं वहाँ M.Tech करने लगा। तो उस समय मुझे 1800 स्कॉलरशिप मिलता था। मोरबी हॉस्टल में रूम नंबर 102 में रहता था। और वहाँ भी कुछ हमारे जैसे B.Tech M.Tech के PhD के लोग सिविल सर्विसेज की इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी। बहुत अच्छा माहौल तो नहीं था, लेकिन एक माहौल था। फिर वहीं से
हुआ क्या, मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। आईएएस में 1 साल, पहली साल में प्रीलिम दिया, मेन दिया, फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इसी बीच मैंने बिना, क्योंकि आईएएस की तैयारी थी, मैंने पीसीएस का इम्तहान दे दिया था। अच्छा। और एक बात मन में ये आई, तो मैंने एनटीपीसी का इम्तहान दे दिया था, सेल का इम्तहान, इसे 2 इम्तहान दिए थे, मुझे ध्यान है। तो मेरा उधर एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ और मेरा पीसीएस में 19वीं रैंक आ गई और मेरा जनरल से सिलेक्शन हो गया। और जब दोबारा आईएएस का इम्तहान दिया तो उसमें प्रीलिम में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा। और इसी बीच आईएएस का रिजल्ट आया तो वहाँ एक अमित बर्नवाल साहब थे, वो भी बस्ती बखिरा के थे। उनके फादर आईटीबीएचयू में प्रोफेसर थे और वो आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर से बड़े होनहार, बड़े पढ़ाकू और बड़े मतलब बहुत ही अच्छा ब्रेन था उनका। जो है आईएएस में 3री रैंक आई ऑल ओवर इंडिया। तो उनको यूपी कैडर नहीं मिला, वेस्ट बंगाल कैडर मिला, क्योंकि उस साल केवल यूपी का 1 सीट था जो यूपी वाले आ सकते हैं। अच्छा। 4 सीट में एक कोटा होता है कि यूपी का रहने वाला यूपी में कितना था, एक था यूपी का फर्स्ट टॉपर, तो उनको मिल गया, इनको मिला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर सिविल सर्विसेज का मज़ा है तो अपने स्टेट मिले तब ज़्यादा मज़ा है। और वो जो उनका वेस्ट बंगाल हुआ था वो बहुत परेशान थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आईएएस ओईएएस का, जैसा उस समय लोग बताते थे, वो सही बात भी है कि वहाँ कम्युनिस्ट रिजम है और आईएएस ओईएएस का बहुत ज़्यादा जलवा जलाल या जो भी जिसको जो लोगों के दिमाग में वो नहीं है। तो उन्होंने जब ये बात कही मुझसे कि भाई अपना स्टेट मिल जाए, फिर उन्होंने मुझे कई उदाहरण दिए। तो मैंने फिर ये डिसाइड, और उधर आईएएस में हुआ नहीं था तो निराशा भी थी, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पीसीएस ज्वाइन कर लूँगा और फिर बाद में मैं आईएएस प्रमोट हो जाऊँगा। इसी बीच पीसीएस की ज्वाइनिंग लेट थी और एनटीपीसी की ज्वाइनिंग आ गई, मैं चला गया एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया। मैं करीब 1.25 साल वहाँ इंजीनियर था। उसके बाद पीसीएस की ज्वाइनिंग आ गई, पीसीएस ज्वाइन कर लिया और 2010 में मेरा आईएएस में प्रमोशन हो गया। ये है। तो जब आप जिलाधिकारी के रूप में पोस्ट हुए, तमाम आपने क्रांतिकारी बदलाव किए, वो जो धारणा बचपन में आपने गांव देखा था, फिर आपने अपने समय एक मॉडल गांव बनाया, वो मॉडल गांव कैसा था? देखिए, मैं ये डीएम ही नहीं, गांव में जब मैं कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा था ना, तो मुझे किसान और गांव वालों की एक दुर्दशा पता थी कि आलू पैदा कर लेंगे। तो रात में 12 बजे जब करंट आता था तो मैं खुद ही अपने आलू की सिंचाई करने गया। रात के कितना ठंड होता था, तो जब पैर में ठंड लगते थे तो जो पानी चलता था ना उसी में पैर रख लेते थे, तो वो ठंड नहीं लगता था। उस चीज़ को भी मैंने महसूस किया। आलू कोल्ड स्टोर में रख देंगे तो जब बिकने का आएगा तो भाव नहीं मिलेगा, तो आलू, तो वो जो गाँव की खाद के टाइम में खाद नहीं मिलता था, सीमेंट नहीं मिलते थे, मैंने घर बनाने के लिए सीमेंट राशनिंग थी, वो कोटा था। वो जो दिक्कतें थी जिसको मैंने जिया था, देखा था, तो मैं चाहे एसडीएम रहा, चाहे एडीएम रहा, चाहे सीडीओ में किसी पोस्ट पे रहा, वो जो दर्द मेरे दिमाग में जिसको मैंने देखा था, मैं हर पोस्ट पे ये सोचा कि वो दर्द लोगों को ना होने पाए। तो मैं ये करता था। अब जब मुझे बांदा में एज ए कलेक्टर चांस मिला, तो यहाँ नेचुरल सी बात है कि कलेक्टर एक ऐसी पोस्ट है, वहाँ अगर आपके मन में इच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बदलाव ला सकते हो। हर सीट पे बदलाव लाया जा सकता है। जैसे मैंने सीडीओ के सीट पे बहुत कुछ करके वो बदलाव को लाने की कोशिश की, प्रयास किया, बदलाव आए। लेकिन डीएम तो अपने में एक अच्छी पोस्ट है, इसीलिए कहा जाता पीएम, सीएम और डीएम। तो बांदा में जो हमने बहुत सारे काम किए, उससे क्या हुआ, मोटा मोटा मैं आपको डॉक्यूमेंट, जिसके डेटा पब्लिक डेटा है, कि पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। मतलब कि जिस खेत में 100 किलो होता था, उस खेत में 118 किलो होने लगा, 18 किलो उपज बढ़ गई। तो पूरे जनपद की ये इनकम बढ़ी। ठीक है। वहाँ मेल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत थी, उस पर काम किया। तो नीति आयोग ने हमारे उस मॉडल को, यूनिसेफ ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज अपने रिपोर्ट में डाला, पेज नंबर 73 पे। यूनिसेफ ने हमारे इस मॉडल को कई जिलों में लागू करवाया। किसानों की आय कैसे बढ़े, इस पर हमने काम किया। चुनाव में जो सबसे गर्मी में मई में चुनाव हुआ 2019 में लोकसभा, उसमें 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया। अभी आपका जो विधानसभा हुआ है, ठंडी का माहौल था, 22 में जो विधानसभा ठंडी का माहौल था,
परसेंटेज ओवरऑल घट गया है, 0.6% या स्लाइटली घट गया है। घटा बहुत लेकिन घटा है। घटा है, हाँ। तो हमने गर्मी में और लोकसभा में, लोकसभा चुनाव सबसे कठिन होता है, और गर्मी बांदा की गर्मी में 10.5% बढ़ा दिया है। मेरा ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, मुझे ये विश्वास है। हाँ, तो ये जो सारे काम किए उसी को मैंने इस किताब में लिखा है। इस किताब में उन्हीं सब चीज़ों, हम नेकी की दीवार चलाते थे, प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक मुक्त बांदा का प्रोग्राम चलाते थे, हमने ऐसे 20-22 इनोवेशन किए। तो ये जो सारे रिजल्ट आए, इन्हीं को अब वहाँ केवल एक ज़िले में ये काम हुआ, ये पूरे प्रदेश में हो, देश में हो, मॉडल गांव के एक प्रोजेक्ट के रूप में ये चलाया जा रहा है। सही बात तो ये, मैं इसको नहीं चला रहा हूँ, इसको हमारे एक मित्र हैं मुनीष जी, वो चला रहे हैं। अच्छा। वो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं, और उनका 30-35 साल का बहुत अनुभव है, और मेरे टच में है। मैंने उनको कई बार बांदा भी बुलाया, उनसे मैंने बहुत सारा सलाह लेता रहता हूँ। तो जो बांदा में रिजल्ट मिले, वही रिजल्ट पूरे जनपद में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे लागू हो, उन्हीं सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी के सहारे, ठीक है, हम लोग मॉडल गांव प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रहे हैं। और इसको चलाने में ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक रूप से चलाने में पैसे की ज़रूरत होती है। तो ICCI फाउंडेशन जो है वो हमें इसको सपोर्ट कर रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। क्योंकि इसके लिए काफ़ी चाहिए, 2-4 आदमी चाहिए। इसकी एक CEO हैं, मैं ऑनरेरी हूँ, मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। मैं इसमें अपनी सैटरडे संडे छुट्टी के दिन मैं इसको अपनी सेवाएं देता हूँ, अपना समय देता हूँ। मुनीष जी भी ऑनरेरी हो, भी कुछ नहीं लेते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन जो ऑफिस में 3-4 बच्चे काम करते हैं, ऑफिस है और सब ये, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ICCI फाउंडेशन इसको सपोर्ट करता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे काज को बढ़ावा मिल रहा है। अब है बात क्या, महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा, रिपब्लिक विलेज, ग्राम स्वराज, कि जब तक गांव का हर आदमी धनी नहीं होगा, गांव का हर आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी सोच नहीं बदलेगी। तो वो जो महात्मा गांधी के रिपब्लिक विलेज का जो मूल मंत्र है कि गांव की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, गांव वालों की इनकम कैसे बढ़े, गांव कैसे इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। अभी रिसेंट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे मिसाइल मैन थे, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, उसका नाम था प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी टू रूरल एरिया। इस पर जो है किताब भी लिखी है, मैंने उस किताब को पढ़ा। तो ये जो मिसाइल मैन का और हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि गांव को एक्चुअल में बढ़ाया जाए, वही काम हम लोग, उनके जो सपने हैं उसको गांव पे की धरती पे उतार रहे हैं। जी। गांव के विकास की जब बात होती है तो आमतौर पे कहा जाता है कि सड़क, बिजली, पानी अगर वहां पहुंच जाए तो विकास हो गया। आपने तो बहुत ज़मीनी स्तर से देखा है कि यही विकास है या विकास कुछ और है? देखिए, इसीलिए मॉडल गांव प्रसिद्ध हुआ। लोग मॉडल गांव को पसंद क्यों कर रहे हैं, यही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, गांव का विकास जब तक नहीं होगा जब तक गांव का हर आदमी उस विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, विकास को अपनाएगा नहीं, उससे जुड़ेगा नहीं, तब तक गांव का विकास जैसा हम चाहते हैं वो संभव नहीं है। गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर हम लोगों ने, भाई जब तक ये नहीं पता लगेगा बीमारी क्या है, डायग्नोसिस बीमारी क्या, तब तक नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी पहली बात क्या है, अगर गांव वाले किसी गांव वाले से पूछो, और हमारा गांव का मतलब वो प्रधान का एरिया, जो गांव का प्रधान का एरिया है उसी को हमारे गांव का डेफिनेशन में हम गांव उसी को मानते हैं। विकास किसी गांव वाले से पूछ लो, किसी से पूछो, तो उसे विकास पता नहीं है कि विकास क्या होता है, पता है तो आधा अधूरा पता। गांव में अगर पूछो किन किन मुद्दों पे काम होना चाहिए, तो जैसा आप कह रहे हो, वो कहेगा नाली, खड़ंजा, स्कूल और राशन मिल जाए साहब, ऐसे 5-6 चीज बताता है। हम लोगों ने अपने मॉडल में 25 चीजें लिखी है, ठीक है, हमारे की 25 मुद्दे पर एक साथ काम हो। तो गांव वाले को ना विकास पता, नंबर 1, और नंबर 2, विकास के सारे मुद्दे नहीं पता, 2-4 मुद्दा पता। तीसरी बात, कभी हमने तो नहीं सुना कि किसी गांव में गांव वाले धरना बैठे हैं कि ये गांव का विकास हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक कि गांव विकास ना हो जाए। मतलब देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट। गांव वालों में विकास की चाहत ही नहीं है, मांग ही नहीं है, तो ना विकास पता,
ना विकास के मुद्दे पता और ना विकास की चाहत है, तो गांव का विकास कैसे हो जाएगा? इसका मतलब उनकी जागरूकता की कमी है या कुछ और? बिल्कुल। तो हम लोग मॉडल गांव में यही करते हैं। ये जो 3 समस्याएं हैं, ये जो भी हमने आपको बताया, हम उन्हें विकास के बारे में बताते हैं, विकास के वो 25 मुद्दे बताते हैं और उनके अंदर विकास की चाहत पैदा करते हैं। तो मॉडल गांव में हम लोगों ने क्या किया, विलेज मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट लाए हैं। चुनाव में तो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो सुना होगा। जब हम विलेज मैनिफेस्टो बनाने लगे तो हम लोग, कई लोगों ने हमसे कहा कि आप तो ये तो राजनीतिक हो जाएगा। तो फिर मैंने पढ़ाई करी। मैनिफेस्टो हजारों प्रकार के होते हैं, उसी में एक विलेज मतलब उसी का एक काम इलेक्शन मैनिफेस्टो। हाँ, वो तो ये है कि हम ये बिंदु तय कर रहे हैं, इसके अनुसार काम करेंगे। हाँ, तो ये जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारे वो 25 पॉइंट लिखे हैं। ऑनलाइन हमारी साइट से कोई हो सकता, पहले गांव वाले को अवेयर तो करो, जागरूक तो करो कि विकास क्या है और विकास के मुद्दे क्या हैं। तो इससे हम लोग विकास के मुद्दे और विकास के मुद्दों से गांव के हर व्यक्ति को परिचित कराते हैं। उसके बाद गांव में जो अच्छे लोग हैं, हर जगह देखो अच्छे लोग, गांव के अच्छे लोग जिसकी सामाजिक सोच है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका चयन करते हैं और उनको उसी जिले में, फिर प्रदेश में, देश विदेश में, ये हमारा प्लान है कि उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज में भेजें। मान लीजिए उसी गांव के, उसी जिले में कोई बकरी पालन करके, कोई सब्जी नया पैदा करके और वो मुर्गी पालन करके, तालाब से मछली पालन करके, या कोई एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी के सहारे वो अच्छा कमा रहा है, तो वो गांव के लोग वहाँ जाएंगे, सीख के आएंगे और वो अपनी इनकम बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। और कुछ चीज़ें जो आप मॉडल गाँवों को लेकर बताना चाहते हैं? देखिए, मॉडल गांव का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ये डिमांड सप्लाई का उल्टा है। क्या कि आपको कोई ज़रूरत हो गई तो कहीं से आपको मिल जाए। अगर आपकी पानी की समस्या है तो उसके लिए आप प्रयास करिए, ठीक है। आप अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप उनके पढ़ाई का, उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो इंतजाम करिए और उसके लिए प्रयास करिए, ठीक है। जो ये दूसरे डिमांड सप्लाई है, गाँव वालों को कोई ज़रूरत है कहीं से मिल जाए, ये नहीं काम चलेगा। तो अब गांव में जागरूकता भी आ रही। देखिए, बहुत सी चीज़ों, अब लोग, जैसे आपने देखा कोविड में सब गांव की तरफ गए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नौकरी छोड़ के गांव में आकर के कोई एक गांव वाला ही धंधा कर रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड सेट हुआ है और उससे गांव को एक अच्छी, गांव के विकास में एक अच्छा सहायता मिलेगा। एक चीज़ है, शहर बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ महानगर बढ़ते थे, अब लगभग हर शहर की सीमाएं बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं। और जब शहर बढ़ रहे हैं तो गांव को ख़त्म करते जा रहे हैं। गांव जो है शहर में शामिल हो जाता है। एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि नगर निगम में आ गया। इसका गांव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो शहर में लोग रहते हैं, लोग कहते हैं गांव में 65 से 70% रहते हैं। मैं कहता हूं गांव में आज भी 95% से ज़्यादा रहते हैं। कैसे? ये मैं क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं, आप मेरा उदाहरण लीजिए, मैं शहर में हूं ना, लेकिन मेरा दिल, दिमाग, खेत, घर गांव में है। ऐसे शहर में जो लोग हैं वो गांव से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? मेरी तरह नौकरी करने आए हैं या रोजगार करने आए, कुछ करने, लेकिन गांव में उनकी जमीन है, घर है और वो गांव से उनका लगाव है। एक बात, शहर में जो लोग हैं उनको खाना कहाँ से आता है? गांव से। गांव, सब्जी कहाँ से आता है? गांव से। दूध कहाँ से आता है? गांव से। और ये जो ऑक्सीजन लेते हैं 24/7 हवा, वो कहाँ से आता है? गांव से, अगल बगल से। क्योंकि शहर में तो पेड़ ही नहीं है और पेड़ ही ऑक्सीजन देता। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए, अच्छा, और जो बड़े लोग हैं जिसके पास पैसा है, वो क्या करते हैं? वो फार्म हाउस खरीदते हैं और फार्म हाउस में वो खेती करते हैं और वो अपने फार्म हाउस का ही ऑर्गेनिक खाना खाते हैं और सब्जी खाते हैं। तो इसका मतलब वो भी किसान है, भले ही वो फैक्ट्री के मालिक हैं, बट ही इज ए किसान फार्मर। तो इसी बिना मैं कहता हूँ कि हमारे देश का 95% आदमी क्या गाँव में रहता है, गांव में रहता है या गांव पर निर्भर है या गांव से उसका जुड़ाव है, वो गांव से डिटैच नहीं है। तो मेरा ये मानना है जी। तो दोस्तों, ये थी गांव के महत्व की कहानी और गांव के विकास की कहानी। डॉक्टर साहब ने बताया
हम लोग अपने गाँवों का अगर ध्यान रखें, जो शहर में लोग हैं, तो गांव का विकास और तेज़ी से हो सकता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने किताब ये डायनेमिक डीएम की लिखी है जी, और इसमें ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। तो इसमें जो बात मैंने इसमें चैप्टर वाइज लिखा है, वो सब वही गांव के विकास का, शहर की समस्याओं का, वही सब चीज़ें लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें उदाहरण दिए हैं, सबूत दिए हैं, जैसे पानी विस्तार में सारी बातें। हाँ, जैसे पानी की समस्या क्या है, जेल सुधार, हमने कुपोषण की गांव में समस्या है, पेड़ लगाते हैं मर जाता तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया था, प्लास्टिक शहर और गांव सबकी समस्या है, उसको कैसे ठीक, किसान की आय कैसी बढ़ाई जाए। इस तरह से ये जो महिला विकास, मॉडल गांव, इस पर हमने करीब कुल 14 चैप्टर लिखे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर इस किताब को आदमी पढ़े तो उससे क्या होगा, इसकी टैगलाइन है सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि। तो घर में भी सुशासन होता है। अगर उस गांव का सुशासन, उस घर का सुशासन अच्छा हो गया तो गांव की मतलब घर का इनकम बढ़ जाएगा, घर के लोगों का इनकम बढ़ जाएगा। तो इस किताब पढ़ने से सबसे अच्छी बात यह है, इसके पढ़ने से घर का गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हो जाएगा। और जब वो गुड गवर्नेंस हो जाएगा तो उसमें समृद्धि, गांव की, घर की समृद्धि बढ़ जाएगी और गांव भी समृद्ध होगा। मुझे ये कहना है। और ये अमेजॉन पे तो है, किंडल वगैरह पे भी उपलब्ध है? अमेजॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, किंडल पे भी है, और कैश ऑन डिलीवरी भी है कि मतलब पैसे भी पहले नहीं देना है, जब डिलीवरी होगी तब देना है। ये ऑनलाइन का ज़माना है, ये सारी सुविधाएं इस किताब के। इसका इंग्लिश वर्जन 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अच्छा। और इसका एक गुजराती वर्जन भी हम लोग बनवा रहे हैं, वो भी 1 महीने में आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो साथियों, देखिए, पढ़ने का फ़ायदा हमेशा होता है। डॉक्टर साहब की किताब पढ़िए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, देश और समाज को भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपको भी नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।